आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्त नामक अध्याय सिखाया जाएगा। वृत्त से संबंधित प्रमेय तथा उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना, सत्यापित करना आदि गणनाएं करना भी इस अध्याय में विद्यार्थी सीखेंगे। तो सबसे जरूरी है किसी अध्याय को शुरुआत करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी विद्यार्थियों को जरूर मिलनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर एक वृत्त को बना रहे हैं, पहली बात आती है कि वृत्त होता क्या है। तो देखने में चूड़ी जैसी आकृति वृत्त कहलाती है, इसका गणितीय नाम है और सभी को पता है कि इसमें केंद्र होता है। केंद्र वाले बिंदु को अगर इस चक्र पर स्थित या इस घेरे पर स्थित किसी भी बिंदु से मिला दिया जाए तो यह दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वृत्त में केवल एक ही त्रिज्या नहीं हो सकती। यहाँ पर हम इधर मिला देंगे तो त्रिज्या होगी, इधर मिला देंगे तो त्रिज्या होगी, इधर मिला देंगे तो त्रिज्या होगी, इधर मिला देंगे तो त्रिज्या होगी। इस प्रकार किसी एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं और सभी त्रिज्याएं समान माप की होंगी। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिभाषा ही होती है एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त होता है। ये वृत्त की परिभाषा है। तो सबसे पहले देखते हैं एक निश्चित बिंदु। इस निश्चित बिंदु को कहा जाता है केंद्र, जिसका नाम हमने ओ रख दिया। से निश्चित दूरी, तो इस निश्चित दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। एक निश्चित बिंदु केंद्र से निश्चित दूरी, अगर इसका नाम हम पी रख लें तो दूरी क्या हो गई? ओपी। ओपी क्या है? त्रिज्या, है ना। यहां पे लिख दो केंद्र ओ और त्रिज्या ओपी, ठीक है ना। पर रहने वाले बिंदुओं, अब बिंदु यहां कौन सा? पी। अब पी उठ के यहां पे आ गया, कभी यहां आ गया। जब हम वृत्त बनाते हैं तो ये क्या करता है? बिंदुपथ बनता है, एक रास्ता बनता है। जिस रास्ते से ये बिंदु गुजर के जाता है तो वही बिंदु पी का बिंदुपथ हो जाता है। अब अलग अलग स्थान पर हम बिंदुओं के नामकरण अलग अलग कर सकते हैं। तो जब हम कई बिंदुओं के नाम करते हैं तो इसीलिए हमने बिंदु की बजाय बिंदुओं कह दिया। तो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर रहने वाले बिंदुओं, भाई इस बिंदु से ये जो निश्चित दूरी है उतनी ही ये निश्चित दूरी है, उतनी ही ये निश्चित दूरी है, उतनी ही ये निश्चित दूरी है। भाई निश्चित दूरी मतलब बराबर दूरी, और ये बराबर दूरी पर सारे बिंदु हैं। तो इनका जो घूमने चलने फिरने का जो रास्ता है, जिसे हम बिंदुपथ कहते हैं, वह एक वृत्त है। तो इस प्रकार वृत्त की रचना होती है। अब आते हैं वृत्त में क्या क्या उसके अंग होते हैं, उनके नामकरण सीखते हैं। हालांकि हम देखिए यहाँ पर हाथ से ही वृत्त को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब आप इसे अपने प्रकार से और पेंसिल से बनाएंगे तो ये और अच्छा बनेगा। तो देखिए, केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये तो अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं।
अगर इसी केंद्र से इस तरफ हम आ जाए तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। ओ ए बी, तो यहां ओ ए बराबर ओ बी बराबर त्रिज्या, और इसे हम प्रकट करते हैं आर से। ठीक, अब देखिए, यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है, या फिर कह दिया जाए कोण ए ओ बी 180 अंश है, ये वाला कोण, तो ये जो ए बी होगा ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक, और ये जो ए बी व्यास है ये 2r, 2 त्रिज्या के बराबर होगा। तो यहां पर एक सूत्र का निर्माण हो जाता है, व्यास बराबर 2 त्रिज्या, व्यास बराबर 2r। तो ये तो हमने समझ लीजिए कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या से व्यास बनता है, त्रिज्या के दोगुने को व्यास कहते हैं। अब आते हैं इसी चित्र में देखते हैं, तो ये जो ए बी रेखा है ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। अगर कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त के 2 समान भाग करती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, वृत्त के 2 खंड करने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं जब समान खंड करे, और व्यास क्या करता है, इसे 2 अर्धवृत्त खंडों में बांट देता है। तो देखिए क्या है, व्यास वृत्त को 2 अर्धवृत्त खंडों में बांटता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो अब कोई एक दूसरी रेखा हमने खींची जिसका नाम हमने पी क्यू रखा, ये भी क्या कर रही है, इस पूरे वृत्त के 2 टुकड़े कर रही है, लेकिन एक तरफ छोटा टुकड़ा हो रहा है और एक तरफ बड़ा टुकड़ा हो रहा है, और व्यास ने क्या किया था, अर्ध टुकड़ा किया था। तो अब ये जो पी क्यू है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो जीवा क्या है, वृत्त के 2 असमान खंड, लघु तथा दीर्घ करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा वृत्त के 2 असमान खंड करने वाली रेखा को कहते हैं। ठीक है ना। इसकी परिभाषा ऐसे भी कर सकते हो, ये जीवा शब्द यहां से हटाओ, क्या कहते हैं, वृत्त के 2 असमान खंड करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो इस प्रकार जीवा क्या हो गई, वृत्त के 2 असमान खंड करने वाली रेखा। अब इसी वृत्त में हमने देखो एक रेखा खींची इस प्रकार, एम एन, है ना। एक अन्य रेखा एम बिंदु पर प्रवेश करते हुए और एन से गुजर रही है। ठीक, क्या लिखेंगे, यदि कोई रेखा किसी बिंदु वृत्त पर किसी बिंदु एम से प्रवेश कर अन्य बिंदु एन से होती हुई गुजर जाए तो
ऐसी रेखा छेदक रेखा कहलाती है। तो इस आकृति में MN क्या है? छेदक रेखा है। तो हम लिख सकते हैं आकृति में MN छेदक रेखा है। ठीक है ना। यहां पे क्या कहते हैं? AB जीवा, सॉरी AB नहीं, PQ जीवा है। और बढ़ाना चाहो तो लिख दो वृत्त में PQ जीवा है ना। और AB व्यास है, पहले चर्चा हो चुकी है। तो ये MN देखिए क्या है? इसकी छेदक रेखा है। ठीक है ना। तो अभी देखो यहां पर हम ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की चर्चा कर चुके हैं। इसको पूरा नाम लिख देते हैं लघु वृत्तखंड, और ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड क्या है? जीवा द्वारा निर्मित छोटा खंड वृत्त का, और जीवा द्वारा निर्मित वृत्त का बड़ा खंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो इस प्रकार ये बातें हो गई। अब आगे चलते हैं। यदि वृत्त का निर्माण करते समय, मान लो चलो हमने देखो ये वृत्त का निर्माण करना शुरू किया, तो ये जब वृत्त का निर्माण करना शुरू किया और इसको हमने कहीं पर रोक दिया, यहां से स्टार्ट किया A से और बनाते बनाते B पे रोक दिया, तो क्या वृत्त का निर्माण हो गया? नहीं हुआ निर्माण। तो ये अधूरा वृत्त है। ये क्या है? अधूरा वृत्त। तो इस अधूरे जो आकृति बनी हुई है इसको हम चाप कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? चाप है। चाप क्या है? अपूर्ण परिधि। इसको हम क्या कह सकते हैं? अपूर्ण परिधि। अब देखो परिधि का नाम आया, तो परिधि क्या होती है? यहां पर अगर ऊपर वाले फिगर में हम ये जो घेरा देखते हैं, इस घेरे को ही हम परिधि कहते हैं। यहां पे हम ऊपर लिख सकते हैं क्या? वृत्त के घेरे को परिधि कहा जाता है। कहा जाता है। तो जो घेरा इसका है ये परिधि कहलाता है। ठीक है। और यहां पे हमने व्यास बराबर सूत्र लिखा हुआ है, और यहां पे हम एक सूत्र और लिख सकते हैं, परिधि बराबर 2πr। ये सूत्र हमने एक लिख दिया। अब देखो यहां पे जब 2r लिखा हुआ है, इस 2r को हमने व्यास कहा है, तो परिधि को हम कह सकते हैं पाई गुणित व्यास। एक और सूत्र आप बना के लिख सकते हैं, परिधि बराबर पाई गुणित व्यास। या दूसरे सरल शब्दों में क्या कहते हैं कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास की पाई गुना होती है। व्यास में जब हम पाई का गुणा कर देते हैं तो परिधि निकल आती है। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या? चाप। क्या है? अपूर्ण परिधि। ठीक है ना। ये चाप है। अच्छा, अब इसी चाप के सिरों को, अगर हम इसी चाप के सिरों को केंद्र से मिला दें, जैसे मान लो ये इसका केंद्र है, ये हमने मिला दिया, ये तो OA और OB क्या है? त्रिज्या है। और AB क्या है? चाप है। तो यहां पर ये जो आकृति बनकर आ रही है ये है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड है ना। या कभी कभी इसको द्वय त्रिज्यखंड भी बोला जाता है। तो ये कैसे बन रही है आकृति? त्रिज्याओं, बल्कि लिख दो दो त्रिज्याओं और चाप से निर्मित आकृति
क्या कहलाती है? त्रिज्यखंड कहलाती है। अभी वृत्तखंड बताया था, तो वृत्तखंड जीवा से निर्मित होता है और त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं से निर्मित होता है। अब देखिए वृत्त संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम या प्रमेय यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नियम या प्रमेय इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आपको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि पिछली कक्षाओं में ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। तो इसकी पुनरावृत्ति एक बार कर लेते हैं। सभी प्रमेयों की आकृतियां और उनसे बनने वाले जो सूत्र हैं हम विद्यार्थियों को समझाएंगे। जैसे पहला है फर्स्ट, नंबर 1 पर बराबर वृत्तों में बराबर चाप उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो बराबर वृत्तों या दूसरे शब्दों में कह दिया जाता है सर्वांगसम वृत्तों। तो एक वृत्त हमने ये बनाया है और दूसरा वृत्त भी हम बना रहे हैं। एक वृत्त हमने इसके बगल में बना लिया। ये आप सीख रहे हैं, पहला नियम है। तो इसको नंबर 1 डाल देते हैं। यहां भी नंबर 1 डाल दिया। तो बराबर वृत्त हैं। बराबर वृत्त कब होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। मान लेते हैं इसका केंद्र O है और इसका केंद्र E है। ठीक, तो कह रहा बराबर वृत्तों में बराबर चाप। तो देखो इस वृत्त में हम AB चाप ले लेते हैं और इस वृत्त में हम PQ चाप ले लेते हैं। ठीक, तो बराबर वृत्त है तो इसका मतलब त्रिज्या बराबर है। चूंकि OA बराबर EP क्या है? ये त्रिज्याएं। ठीक, AB बराबर, इनका नाम पूरा लिख लो, चाप AB बराबर चाप PQ। ये भी उसने बताया नियम ने, चाप AB बराबर चाप EP। फिर से देखते क्या है? बराबर वृत्तों में बराबर चाप उनके केंद्रों पर बराबर कोण बनाते हैं। तो देखो AB चाप केंद्र पर कोण ये बना रहा है और PQ चाप केंद्र पर ये कोण बना रहा है। तो अगर ये दो बातें प्रश्न ने तुमको बताई हैं, क्या? कि वृत्त बराबर हो अर्थात उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी और उसमें से दोनों पर जो चाप लिए जाए वो भी बराबर हो, तो नियम क्या कहता है? कोण AOB बराबर कोण PEQ। ये तुम्हें सिद्ध करना था, तो ये तुम्हारा इसमें सूत्र बनता है। ठीक है ना? AOB बराबर PEQ, ये पहले नियम का सूत्र हो गया कि अगर चाप बराबर है तो केंद्र पर बने कोण बराबर होंगे। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है। इसको हमने 2 नंबर डाल दिया। एक ही वृत्त में 2 बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। अब की बार हमने क्या कहा जा रहा है? एक ही वृत्त में। देखिए ये वृत्त बनाया और इसमें 2 बराबर चाप ले लिए गए। एक चाप AB ले लिया गया और दूसरा चाप CD ले लिया गया। तो यहां कहा जा रहा है यदि वृत्त में चाप AB बराबर चाप CD, एक ही वृत्त है ना, तो इसका मतलब इसका केंद्र O ले लिया हमने। तो देखिए AOB ये एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण हो गया। COD ये दूसरे चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण हो गया। तो यहां पर नियम क्या बन गया कि समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। तो कोण AOB बराबर कोण COD। तो ये इसका नियम हो गया। ठीक, किसका हो गया? दूसरे नंबर का।
बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। अब आते हैं, देख ले अगला नियम क्या कहा जा रहा है। यदि किसी वृत्त के केंद्र पर कोई दो चाप बराबर कोण अंतरित करते हैं, कह रहा किसी वृत्त के केंद्र पर कोई दो चाप बराबर कोण अंतरित करते हैं, मतलब बताया जा रहा है कि चाप बराबर कोण अंतरित करते हैं। ठीक, इसको 3 नंबर डाल लेते हैं। तो वे दोनों चाप आपस में बराबर होंगे। तो अब देख लीजिए भाई, यही है ये जो दूसरा नंबर आपको सिखाया। अभी इसमें क्या था, चाप बराबर थे तो केंद्र पर कोण बराबर बन रहे थे। अब की बार क्या है, केंद्र पर कोण बराबर बन रहे हैं। तीसरे नियम में क्या कहा गया है कि यदि कोण एओबी बराबर कोण सीओडी, चाप से बने कोण हो, तो चाप ए बी बराबर चाप सी डी। मतलब क्या हो गया कि देखो इसमें क्या था, अगर चाप बराबर है तो कोण बराबर होंगे, और उल्टा हो गया इसका, यदि कोण बराबर है तो चाप बराबर होंगे। तो जो तीसरा नियम है ये दूसरे का विलोम हो गया। अब आ जाओ 4 नंबर पे आते हैं। बराबर वृत्तों अथवा एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं बराबर चाप काटती हैं। तो अब देखिए भाई, कह रहा चाहे तुम द्विवृत्त ले लो और चाहे एक ही बना लो, 4 नंबर है। तो अगर तुम 2 सर्वांग समवृत्त ले लो, ये 2 सर्वांग समवृत्त हमने ले लिए समान त्रिज्या के। तो अब देखो ए बी ओ, पी ई क्यू, ये हमने बना लिया। क्या कहा गया था, बराबर वृत्तों, तो दोनों वृत्त बराबर है मतलब त्रिज्याएं बराबर है, अथवा एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं, यहां पर जीवाएं बराबर हैं। फिर क्या कहा गया, बराबर चाप काटती हैं। तो क्या कहा जा रहा है, चूंकि दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है, तो हम क्या कह देंगे, एओ बराबर पीई, ये त्रिज्याएं बराबर वृत्त है इसलिए, तथा जीवा ए बी बराबर जीवा पी क्यू। तो निष्कर्ष क्या आता है कि चाप ए बी बराबर चाप पी क्यू। अब ध्यान दीजिए जरा कि चाप की बात जब कही जाए तो ये है ए से बी तक, और जब जीवा की बात कही जाए तो ये है ए से बी तक। ये ध्यान रखना भाई, दोनों जगह ए बी लिखा जा रहा है, ए बी बराबर पी क्यू। तो इसीलिए जीवा और चाप लिखते समय उसके साथ हम जीवा लगा देते हैं, लिख देते हैं, चाप के साथ लिख देते हैं। और अगर चाप आप इस हिंदी में न लिखना चाहो तो यहाँ पर एक चाप का जैसा निशान बना दो ऐसे, तो फिर आप इसे न लिखो, इसको काट दो, इस प्रकार लिख सकते हो, चाप ए बी बराबर चाप पी क्यू। तो ये 2 वृत्तों में हो गया। यही काम एक ही वृत्त में भी हो सकता था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला नियम क्या है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, वृत्त में बराबर चाप वृत्त के शेष भाग पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। सॉरी, ये 5 नंबर है, छूट गया। बराबर वृत्तों में एक या एक ही वृत्त में यदि 2 चाप बराबर हो तो उनके द्वारा बनी जीवाएं भी बराबर होती हैं। ये इसका विलोम हो गया, जो पिछली बताई भी 4 नंबर,
4 का विलोम हो गया 5। तो इसमें 2 बराबर वृत्त कहे गए थे। अब की बार हम ले लेंगे एक वृत्त। तो 5 नंबर में क्या बनाएंगे? एक वृत्त। ठीक है ना। एक वृत्त में क्या है, कहा गया है कि यदि 2 बराबर चाप ले लिए जाए, ए बी चाप और ये सी डी चाप हमने ले लिया, तो यहां बताया गया है वृत्त में ए बी चाप, अब की बार देखो ऐसा चाप बना देते हैं, बराबर सी डी चाप। ठीक है ना। तो अगर ये ज्ञात हो तो क्या होता है कि इनकी जीवाएं जो बनेंगी, ए बी जीवा और ये सी डी जीवा, ये आपस में बराबर होंगी, ए बी बराबर सी डी। ठीक। अब चाहो तो यहां लिख सकते हो जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। तो ये 5 नंबर क्या हो गया? इस 4 का विलोम हो गया। 4 में क्या था? जीवाएं अगर बराबर हो तो चाप बराबर होंगे, और इधर क्या 5 में क्या हो गया? अगर चाप बराबर है तो जीवाएं बराबर होंगी। एक ही वृत्त के लिए अथवा अगर 2 वृत्त हो तो दोनों बराबर त्रिज्या वाले सर्वांगसम वृत्त होने चाहिए। आगे चलते हैं। अगले नियम को हम 6 नंबर डाल लेते हैं। ये क्या कहता है कि वृत्त में बराबर चाप वृत्त के शेष भाग पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। 6 नंबर, वृत्त में कहा जा रहा है बराबर चाप, तो एक वृत्त बनाएंगे और यहां पर 2 चाप हम ले लेते हैं, एक चाप ए बी और दूसरा चाप सी डी। क्या कहा जा रहा है? चूंकि चाप ए बी बराबर चाप सी डी, चाप है बराबर, और कह रहा वृत्त के शेष भाग में, तो वृत्त का शेष भाग कौन सा है? ए डी वाला अथवा बी सी वाला, यही तो है ना। भाई देखो चाप ए बी ले लिया हमने और चाप सी डी ले लिया। अब वृत्त का शेष भाग कहाँ है? ए से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक। तो ए से डी के बीच में हमने एक बिंदु रखा, उसका नाम रखा पी। तो ए बी चाप से एक कोण बनाया पी पर। देखो इस चाप से एक कोण बन गया, कोण ए पी बी, और सी डी चाप से वही कोण बनाया पी पर, ये बन गया सी पी डी, कोण सी पी डी। ये दोनों बराबर होंगे, ए पी बी और क्या होंगे? सी पी डी, ये बराबर होंगे। समझ में आ गया। और हम ये भी कह सकते हैं वृत्त का शेष भाग इधर भी तो था बीसी में, तो अगर यहां एक बिंदु हमने ले लिया Q, तो अब देखिए जब हमने यहां Q बिंदु ले लिया है, तो अब देखो A को Q से मिलाओ और Q को B से मिला दो, तो एक कोण बन गया ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी। अब देखो C को Q से मिलाओ और Q को D से मिलाओ, तो एक कोण बन गया सी क्यू डी, कोण सी क्यू डी। यह भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? ए क्यू बी देखो ए बी चाप द्वारा बन रहा है। कोई भी कोण किस चाप द्वारा बनता है, इसको सीखने के लिए हम आपको क्या बताते हैं। आप देखिए, जैसे हमने देखा क्या कि बिंदु P पर एक कोण बन रहा है, ये वाला बिंदु P पर ये कोण बन रहा है। तो देखो इस कोण में जो हम निशान लगा रहे हैं वो कहां से? इस रेखा से इस रेखा को मिलाता हुआ निशान लग रहा है। तो ये रेखा का अंत बिंदु कहाँ है? A, और इस रेखा का अंत बिंदु कहाँ है? B। A और B को ये चाप मिला रहा है, तो यही चाप इस वृत्त के शेष भाग में कोण APB बना रहा है। तो इस प्रकार हम किसी चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण को पहचान सकते हैं।
या फिर वृत्त पर बने कोण के द्वारा हम उसके चाप को भी पहचान सकते हैं। अब अगले नियम या प्रमेय को देखते हैं, इसको हम 7 नंबर डाल लेते हैं। क्या कहा गया है? किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। कह रहा किसी चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। अब इसको समझिए, एक वृत्त बनाते हैं, ये एक वृत्त बन गया और जिसका एक केंद्र है। हालांकि जो इसमें प्रमेय बुक में लिखी हुई है ये थोड़ा सा उल्टे ढंग से लिखी है। अभी इसको हम सीधा करके भी विद्यार्थियों को बताएंगे। देखिए यहाँ पर हम एक चाप ले लेते हैं इस वृत्त में। इस चाप का नाम हमने रखा ए बी, केंद्र का नाम रखा ओ। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? ए ओ बी। चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ए ओ बी। अब इसी चाप द्वारा ये जो इसकी शेष परिधि है, देखो ये शेष परिधि, भाई चाप हमने ए बी लिया तो ये क्या है? शेष परिधि। इस शेष परिधि पर एक कोण ए बन गया ए पी बी। कैसे? ऐसे ये बन गया। केंद्र पर कौन सा बना? ए ओ बी। तो यहां पर हम चाहो तो लिख लें, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर कोण ए ओ बी, है ना, और शेष परिधि पर बना कोण कौन सा? कोण ए पी बी। शेष परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है? ए पी बी। और नियम क्या कहता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा अर्थात ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो यहाँ पे नियम होता है, इसलिए कोण ए ओ बी ये चाप द्वारा बना है केंद्र पर, और चाप ए बी द्वारा शेष परिधि पर बना कोण ए पी बी है। ए पी बी ये फिगर में तुमको दिखाई पड़ रहा है, ये इसका दूना होता है। मतलब जो केंद्र पर जो कोण है वो परिधि वाले कोण का दूना होता है। मतलब अगर परिधि पर x कोण बन रहा है तो केंद्र पर 2x कोण बनेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन अब यहां शर्त क्या है कि एक ही चाप द्वारा ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बने, वो ए बी ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने। अब थोड़ा विद्यार्थियों को एक बात और इसमें ध्यान देनी होगी जो कि महत्वपूर्ण है, जहां विद्यार्थी गलती करते हैं। देखो हमने कहा था चाप ए बी और शेष भाग ये वाला, ठीक। इसी जगह अगर चाप ए बी इसको कहा जाए, भाई ये भी तो चाप है ए से लेकर बी तक, दीर्घ चाप, बड़ा चाप, तो इस बड़े चाप द्वारा देखिए केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा? ये वाला बृहत कोण, है ना। अलग फिगर में विद्यार्थी को समझा दें कि हमने देखो क्या किया है, यहां पर ये हमने एक वृत्त बनाया और एक बड़ा चाप ले लिया ए बी। ये बड़ा चाप देखो ले लिया यहां से यहां तक, और इसने केंद्र पर कोण बनाया ए ओ बी। तो देखो जैसा निशान चाप का होता है, चाप का निशान कैसा है? ऐसे, तो कोण का भी निशान वैसे ही बनाया जाता है। चाप का निशान और कोण का निशान वैसा ही होना चाहिए। तो ये ए ओ बी हो गया। अब शेष भाग यहां पर पी हम रख सकते हैं। अब यहां पे हमने ए पी बी लिख लिया, ठीक। तो अब यहां के लिए नियम यही हो गया कि ये कोण ए ओ बी
इस कोण APB का दूना होगा। अगर ये कोण y है तो ये कोण 2y होगा। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी अभ्यास में प्रश्न में आपसे इस कोण के बारे में पूछ लिया जाता है, ये वाला कोण, ये इसका नाम अगर हम AQB रख दें तो वहां पर क्या होता है कि देखो भाई AQB ऐसा बन रहा है और ये देखिए बृहद कोण भी वैसा ही बन रहा है। कैसा? जैसा AQB है। AQB है क्या? AQB AB बृहद चाप द्वारा बन रहा है। जब बृहद चाप AB हम लेंगे तो शेष परिधि ये वाली बन जाएगी। जब हम लघु चाप AB ये लेंगे तो शेष परिधि ये बन जाएगी। तो इस प्रकार यह जो कोण होगा इसका दूना होगा। तो ये वाला कोण कितना हो भाई? जब ये 2x आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 2x। ठीक। तो अब इसका आधा कर दो तो 360 का आधा 180 और 2x का आधा x। तो ये कोण कितना आ गया? 180 माइनस x। अब देखो P और Q कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? x x कट जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहां पर P और Q का योग 180 होता है। इसको अभी आगे नियम से समझेंगे। तो ये हो गया। तो अब इस प्रमेय में कहा गया था चाप द्वारा वृत्त के शेष परिध पर बना कोण, अर्थात इस चित्र के अनुसार APB। फिर क्या कहा गया? उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो उस चाप द्वारा केंद्र पर देखो कौन सा कोण बन रहा है? AOB का आधा होता है। अर्थात यही नियम आप उल्टा लिख दोगे। इसी में अगर तुमसे कहा जाए अतः APB बराबर बताओ क्या होगा, तो 2 का पक्षांतर हो जाएगा 1/2 कोण AOB, ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रमेय है। आगे चलते हैं। अगली प्रमेय को नंबर देते हैं 8। वृत्त के किसी चाप का मापन उस कोण से किया जाता है जो उस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाता है। ये कह रहे हैं कि चाप का मापन, अगर कोई तुमसे पूछे कि इस वृत्त में AB चाप क्या है, तो इस चाप का तात्पर्य चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण से होता है ना। इस चाप का मतलब क्या है? केंद्र पर बने कोण से। कोण पर ही आधारित चाप होता है, क्योंकि यहां पर कोण और चाप और त्रिज्या में एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये जो 8 नंबर है ये आपको केवल समझाने के लिए है, यह कोई प्रमेय नहीं है। ये तरीका बताया जा रहा है कि चाप का मापन उस कोण से किया जाता है जो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाता है, अर्थात इससे मापन किया जाता है। सूत्र हमने तुमको बता ही दिया है। चलिए नंबर पढ़ा रहने देते हैं, नियम तो है ही है। फिर आते हैं 9 नंबर। क्या कहता है अगला? वृत्त के केंद्र से, कहा जा रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो चलिए भाई क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त बन गया, ये इसका केंद्र है, ये एक जीवा AB ले लिया हम, A और ये B और केंद्र O है, से इस पर एक लंब डाल दिया। यदि क्या कहा गया? OM लंब AB पर हो तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात जीवा के जो 2 टुकड़े हो गए हैं AM और BM, ये क्या है? सम है। तो AM बराबर BM। अब इसका विलोम भी सत्य होता है कि यदि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाया जाए तो यह मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अगर AM बराबर BM तो OM लंब AB, ये इसका विलोम भी इसी पर होता है। अब आते हैं 10 नंबर।
10 नंबर देखिए क्या कहता है, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। कोई अगर वृत्त है उसकी समान जीवाएं हैं, तो चलते हैं भाई, ये हमने एक वृत्त बनाया और एक जीवा ये ले ली ए बी और एक जीवा ये ले ली सी डी। नियम क्या कह रहा है, यदि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, तो अगर जीवाएं बराबर हैं तो ये केंद्र से इनकी दूरी, और दूरी के बारे में हमेशा ध्यान रखो, दूरी क्या करती है, सामने वाली भुजा पर लंब डालती है, OM और ये ON, तो OM बराबर ON जीवा से समदूरस्थ होती है। अगला क्या कहता है, नंबर 11। 11 नंबर देखिए क्या कहता है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। 11 नंबर है। अब देखिए ये हमने एक वृत्त बनाया, ठीक, और ये इसका केंद्र है और ये इसका व्यास है। तो ए बी वृत्त का क्या है, व्यास, ए बी व्यास है, अतः ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। तो यहां पे अगर अर्धवृत्त में हम कोई कोण बनाते हैं, ये कोण बना APB, कोण APB बराबर 90 अंश। तो ये P बिंदु हम चाहे यहां ले, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी, हर जगह कोण APB क्या होगा, 90 अंश होगा। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अगला क्या कहा जा रहा है, अगला नियम कह रहे हैं एक ही वृत्तखंड के स्थित कोण बराबर होते हैं। तो इसको जरा समझिए, एक ही वृत्तखंड के कोण, तो वृत्तखंड कब बनता है, जब हम कोई एक जीवा खींचते हैं, एक जीवा हमने ए बी खींच दी, अब क्या हो गया, वृत्त के दो असमान खंड हो गए, ये है लघु और ये है दीर्घ। तो चाहे जिस खंड में आ जाओ, मान लो दीर्घ खंड में आ गए और एक कोण बनाया हमने ये APB, दूसरा कोण बनाया हमने AQB, तीसरा कोण बनाया हमने ARB। तो ये देखिए AB द्वारा, AB जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। तो कोण APB, कोण AQB तथा कोण ARB एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, वृत्तखंड के कोण हैं। तो इसलिए क्या होगा, कोण APB बराबर कोण AQB बराबर कोण ARB, यानी सब आपस में बराबर होंगे। तो ये नियम हो गया, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब अगला 13 नंबर देख लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 अंश होता है। आप समझिए, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, तो पहले एक चक्र बनाइए, ये एक चक्र बन गया, चक्र को ही हम वृत्त भी कहते हैं, और चक्र में एक चतुर्भुज बना दीजिए, एक चतुर्भुज हमने चक्र में बना दिया, इसका नाम रखा ABCD। तो ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो लिखेंगे क्या, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में नियम क्या कहता है,
चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए आमने सामने के कोण प्लस कोण सी बराबर 180 अंश तथा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। ये कोण हो गए दोनों बराबर, सॉरी इनका योग 180 अंश हो गया। और यहीं पर एक नियम और हम विद्यार्थियों को साथ में बता देते हैं। अगर इस चक्रीय चतुर्भुज में हम कोई एक भुजा आगे बढ़ा दें तो ये बन जाता है एक बहिष्कोण। यहाँ पे इसका नाम हमने ई रख दिया, ठीक है। तो बहिष्कोण कौन बन गया? CBE। ये अलग से नियम है। तथा बहिष्कोण कोण CBE बराबर क्या हो जाएगा? ये बहिष्कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण ADC। ये भी नियम होता है, ठीक। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने वृत्त के अंगों और उससे संबंधित कुछ प्रारंभिक नियमों की जानकारी की, जिनको कि आपकी इस कक्षा में जानना बहुत जरूरी है। अब अगले वीडियो से आप अपनी कक्षा के संबंधित पाठ्यक्रम की प्रमेय और प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।